ओके, सो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सिंगल कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न कि टू कमोडिटी मॉडल में बाय कार्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है। देखिए, टू कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम समझने के लिए पहले हमें एक कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दिस कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हमें पता है किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। बट यहां पर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। अब रुपए को हम कंज्यूम तो नहीं करते हैं ना, रुपए को तो हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी का मतलब यहां पर यह है कि जब आप किसी कमोडिटी पर 1 रुपया खर्च करेंगे तो 1 रुपया खर्च करने पर आपको जो सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। देखिए, ये थोड़ा सा ना इट्स नॉट, क्योंकि पूरी कार्डिनल अप्रोच ही एज सच एक्यूरेट नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी का जो कंसेप्ट है ये भी ना थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है। मतलब फिजिकली आप नहीं देख सकते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी क्या है, आप इसको साइकोलॉजिकली समझ सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी को समझने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। दैट मींस आप जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे प्राइस पे करके, तो आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली उसको आप प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 1 रुपए से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे देखा जाए तो, और ये जब आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है और कौन सी कमोडिटी नहीं करनी है, मतलब क्या खरीदना है और क्या छोड़ना है, तो डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये बात। सपोज आप एक स्टेशनरी की दुकान पे गए और वहां पर आपको पेन खरीदना है, लेट्स से एक सिंपल सा, और आपने देखा कि एक नॉर्मल सा पेन है रोटोमैक का, ये पेन आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स से ये आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। सेम स्टेशनरी की दुकान पे आप देख रहे हो और आपको एक बहुत बढ़िया सा पार्कर का पेन भी दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये पेन आपको देखने में, और ये पेन आपको लेट्स से 1000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा। अगर हम सिर्फ यूटिलिटी की बात करें, सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात करें, तो हमें साफ दिख रहा है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा किससे मिल रहा है, पार्कर के पेन से। तो इस हिसाब से आपको कौन सा पेन खरीद के लाना चाहिए, पार्कर का पेन खरीद के लाना चाहिए। बट अगर हम यहां पे प्राइस ऐड कर दें, ठीक है, सपोज रोटोमैक का जो पेन है इसका प्राइस है 10 रुपीज, और ये जो पार्कर का पेन है लेट्स से इसका प्राइस है 500 रुपीज, ये पेन 500 रुपए का है। अगर सिर्फ यूटिलिटी की बात होती तो डेफिनेटली हम पार्कर का पेन खरीद करके ले आते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंपैरेटिवली टू रोटोमैक पेन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस पिक्चर में आएगा, अब आप अगर ये देखें कि रोटोमैक का पेन आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी कितनी दे रहा है, तो MU ऑफ रूपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो भी मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिराइव हुई डिवाइडेड बाय प्राइस। तो 100 यूटिल्स की आपको यूटिलिटी मिल रही है और प्राइस कितना है, 10 रुपए, तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी ऑन रोटोमैक पेन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, ये जो पार्कर का पेन है जो कि आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा था 1000 यूटिल्स का, लेकिन क्योंकि इसका प्राइस 500 रुपए है, दैट्स व्हाई इस पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन काफी डिक्रीज हो जाएगा, और ये कितने पे आ जाएगा, खाली 2 पे आ जाएगा। तो जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि रोटोमैक के पेन पर पैसा खर्च करने से आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, रोटोमैक के पेन पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई देयर आर बिग चांसेस कि अल्टीमेटली आप ये डिसाइड करोगे कि भाई हमें पार्कर का पेन नहीं लेना है, हमें रोटोमैक का पेन लेना है, और आप उस स्टेशनरी की दुकान से रोटोमैक का पेन लेकर के आ जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी की एज सच कोई यूनिट नहीं होती। जैसे यूटिलिटी की यूनिट है ना यूटिल्स, ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कार्डिनल अप्रोच में कोई यूनिट नहीं दी गई है। तो जैसे हमने यहां पे लिखा MU ऑफ रूपी कैलकुलेट करके 10, तो इसे बस 10 ही लिखना है, 10 के आगे कोई यूनिट नहीं लगानी है। ओके, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें मदद करेगा फाइनली
टू कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम समझने में। देखिए, टू कमोडिटी मॉडल में हम एक बात जानते हैं कि कंज्यूमर एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो तरह की कमोडिटीज का कंजम्पशन करता है। ओके, जब कंज्यूमर दो तरह की कमोडिटीज को एक साथ खरीद रहा होता है तो उसके दिमाग में ये जरूर रहता है कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन खरीद करके जाए जहां पर उसे बिल्कुल भी ये ना लगे कि उसने किसी कमोडिटी पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है या किसी कमोडिटी पर कम पैसा खर्च किया है। साथ ही साथ जितना पैसा वो खर्च करना चाहता है उतना पूरा उसका पैसा भी खर्च हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि टू कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस, और ये दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन पर इक्विलिब्रियम में आएगा जिस कॉम्बिनेशन पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी ऑन एक्स, यानी कि दो कमोडिटीज खरीद रहा है वो एक्स और वाई, तो एक्स पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वाई पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के इक्वल हो जाए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंडली, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे जितना पैसा उसे खर्च करना था, दैट मींस एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू कंज्यूमर्स इनकम। कैपिटल एम से हम डिनोट कर रहे हैं इनकम को यहां पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, यहां पे जब हम इनकम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर मंथ कितना कमाता है। यहां पर हमारा इनकम कहने का मतलब ये है कि कितना पैसा लेकर के वो गया है एक्स और वाई कमोडिटी को खरीदने के लिए। ओके, सो दीज आर द टू कंडीशंस that should get satisfied on a certain combination at which consumer is supposed to achieve equilibrium. Okay, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज कंज्यूमर एक्स और वाई दो कमोडिटीज की यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, लाइक दिस 6, 7, 8, 9 एंड 10। आई होप आपको 10 दिख रहा होगा। सपोज एक्स कमोडिटी की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कंज्यूमर को इस तरह से सेटिस्फैक्शन दे रही है। फर्स्ट यूनिट देगी एक्स की 80 यूटिल्स का, देन 72, देन 64, देन 56 एंड देन लेट्स से आपको मिल जाएगा सेटिस्फैक्शन 48 का, एंड देन 40 का, एंड देन 32 का, एंड देन 24, एंड देन 16, एंड देन 8। इमेजिनरी नंबर्स है, ये आप देख सकते हो कि एक तरह से 8 का टेबल लिखा हुआ उल्टा है ना। सपोज एक्स के साथ ही एक वाई कमोडिटी भी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और वाई कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कुछ इस तरह का है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई सेटिस्फैक्शन देगा 40 यूटिल्स का, देन इट विल बी 38, देन 36, देन 34, देन 32, देन 30, देन 28, देन 26, देन 24, and then let's say 22. ओके ओके, मान लेते हैं कि जो एक्स कमोडिटी है लेट्स से उसका प्राइस है 4 रुपीस, एक्स कमोडिटी का प्राइस है 4 रुपीस, और जो वाई कमोडिटी है इसका प्राइस है लेट्स से दैट विल बी 2 रुपीस। इसका प्राइस ले लेते हैं कि 2 रुपए इसका प्राइस है। एक्स कमोडिटी की एक यूनिट का प्राइस है 4 रुपए और वाई कमोडिटी की एक यूनिट का प्राइस है 2 रुपए। एक्स और वाई खरीदने के लिए मान लेते हैं कंज्यूमर के पास 30 रुपए की इनकम है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्स और वाई के कौन से कॉम्बिनेशन पर यहां पर हम ये मान सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो जैसा कि मैंने बताया ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। विद दिस एग्जांपल, यहां पर जब कंज्यूमर 4 की क्वांटिटी में एक्स का कंजम्पशन करेगा और 7 की क्वांटिटी में वाई का कंजम्पशन करेगा, हम देखेंगे इस कॉम्बिनेशन पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और हम कहेंगे दैट कंज्यूमर विल अचीव इक्विलिब्रियम एट 4,7। देखो, जब कंज्यूमर 4 की क्वांटिटी में एक्स का कंजम्पशन करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उसको कितनी मिलेगी? दैट विल बी 56, और एक्स का प्राइस कितना है? दैट इज 4। तो 56 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 14। यानी कि 4 की क्वांटिटी में एक्स कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी से कितना फील होगी? 14 की फील होगी। जब कंज्यूमर वाई का कंजम्पशन करेगा 7 की क्वांटिटी में तो उसे एमयू फ्रॉम वाई कितना मिलेगा? दैट विल बी 28, और प्राइस ऑफ वाई कितना है यहाँ पे 2, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? दैट इज अगेन 14।
दैट मींस 4,7 पर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। यहां पर हम देख सकते हैं कि MUX अपॉन PX की वैल्यू MUY अपॉन PY की वैल्यू के इक्वल है। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। सिर्फ यही नहीं, सेकेंड कंडीशन जो हमें चाहिए वो भी यहां पर फुलफिल हो रही है। जब कंज्यूमर 4 की क्वांटिटी में X का कंजम्पशन करेगा, तो क्योंकि X का प्राइस 4 रुपए, तो उसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे X खरीदने पे? 16 रुपए। और जब कंज्यूमर 7 की क्वांटिटी में Y का कंजम्पशन करेगा, तो Y का प्राइस कितना है? 2 रुपए, तो Y खरीदने पर उसके कितने पैसे खर्च होंगे? 14 रुपीज। सो हियर 16 प्लस 14 विल बी 30, और उसके पास कितने पैसे खर्च करने के लिए? 30 ही है। तो हम देख रहे हैं कि 4,7 पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर है, एंड सेकेंडली एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। तो ये दोनों कंडीशंस जिस भी जगह पर फुलफिल होती है, वही कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इन दिस सेम एग्जांपल, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि 2,3 पर इक्विलिब्रियम है क्या? अगर कंज्यूमर 2 की क्वांटिटी में X का कंजम्पशन करे और 3 की क्वांटिटी में Y का कंजम्पशन करे, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? चेक कर लेते हैं। तो 2 की क्वांटिटी में जब कंज्यूमर X कंज्यूम करेगा, तो MUX कितना मिलेगा उसको? 72। प्राइस ऑफ X कितना है? 4 रुपीज, तो MUX अपॉन PX कितना आ जाएगा? 18। जब 3 की क्वांटिटी में Y का कंजम्पशन करेगा, तो MUY कितना है? 36, और प्राइस ऑफ Y कितना है? 2, तो अगेन MUY अपॉन PY भी कितना आ जाएगा? 18। यानी कि 2,3 पर पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। बट सिर्फ पहली कंडीशन नहीं चाहिए ना, सेकेंड कंडीशन भी चाहिए। तो अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूं, तो 2 की क्वांटिटी में X खरीदने पर, X का प्राइस 4 रुपए, तो 2 की क्वांटिटी में जब आप 4 रुपए देकर के X परचेज करोगे, तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा? 8 रुपए का। और जब 3 की क्वांटिटी में आप Y परचेज करोगे, Y का प्राइस 2 रुपए, तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे? 6 रुपीज। तो यहां पर खर्चा टोटल कितना हो गया आपका? 14 रुपीज हुआ, जबकि कंज्यूमर के पास कितने पैसे खर्च करने के लिए? 30 रुपीज है। तो देखो, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY एट 2,3, बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज नॉट इक्वल टू टोटल इनकम, दैट इज 30 रुपीज। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर 2,3 पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। So this is consumer equilibrium in 2 commodity model. आपको ये याद रखना है कि 2 commodity model को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से आता है, तो भी आपको ये पूरा सब कुछ लिख करके कि 2 commodity model में कंडीशंस क्या है, शेड्यूल और ये सब कुछ शो करके आपको बताना है। तो 2 commodity model बोले या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोले, वन एंड द सेम थिंग। ओके, चलिए, अब जब हमने पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से समझ लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये समझेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम को कैसे समझा जाता है। दैट्स ऑल।